हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे बीपीएससी के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम 67वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम उसके आगे के वीडियोस देखेंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं पुराने वीडियोस तो उनको देख लीजिए, क्योंकि 68वीं और 67वीं बीपीएससी के लगभग क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। 69वीं बीपीएससी हमने अलग से डिस्कस किया है, तो उसका सारा क्वेश्चन एक साथ ही मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस यात्रा को मेरे प्यारे बच्चे। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड। दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो, केयर करते रहा करो। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज का पहला क्वेश्चन 21 से शुरू करेंगे, क्योंकि 20 तक देख चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी मेरे प्यारे बच्चे? आपको बताना होगा कौन सी घटना जो है इनमें सबसे पहले हुई है। ऑप्शन है आपके पास: भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन। फिर ई ऑप्शन अब होता नहीं है बिहार में, तो हम इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। इंग्लिश में सेम क्वेश्चन को देखेंगे। व्हाट हैपेंड फर्स्ट? प्रपोजल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट, एडवेंट ऑफ क्रिप्स मिशन, द अराइवल ऑफ लॉर्ड वेवल टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड अराइवल ऑफ कैबिनेट मिशन। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, सही बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करना है। कौन मेरा बच्चा इसका सबसे पहले आंसर बताएगा? मेरे प्यारे बच्चे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव डेट के साथ ही देख लेते हैं। तो ये कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942। ऐसे क्वेश्चन को आप जो है तुक्का नहीं लगाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में तुक्का नहीं लगाना है मेरे लाल लालियो, है ना। क्या नहीं करना है? तुक्का नहीं लगाना है। तो 8 अगस्त को हुआ था 1942 में। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई 1942 को 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, शुरुआत की गई इसकी। फिर आ रहा है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो क्रिप्स मिशन मेरे प्यारे बच्चे कब आया? जल्दी जल्दी बताते रहिएगा। क्रिप्स मिशन कब आया? 22 मार्च 1942 को। कब आया? 22 मार्च 1942 को। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई भाई कि क्रिप्स मिशन यहाँ पहले है और भारत छोड़ो आंदोलन बाद में आएगा। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन तो है नहीं कि एलिमिनेट कर दोगे। तो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल कब आए, ये भी आपको बताना होगा। और ये बहुत इजी है, आपको पता है वेवल जो है बाद में आए हैं क्रिप्स से। तो ये आए थे जून 1943 में मेरे प्यारे बच्चे। कब? 1943 में। और कैबिनेट मिशन तो इजी है, अगर सब लोगों को 1946 तो पता ही होता है। लेकिन अगर आपको डेट पता है 24 मार्च, तो जीवन और आसान हो जाता है। तो कैबिनेट मिशन आया 24 मार्च 1946 को। पूछा क्या गया है? सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो अब आराम से आप डेट से देख सकते हो, 22 मार्च 1942 यानी क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ है यहाँ पर। तो बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हो रहा है? 23 मार्च 1942 को। और क्रिप्स प्रस्ताव भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या बातें थी प्यारे बच्चे। तो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसकी शर्तें थी कि युद्ध के बाद भारत को एक डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। कौन सा दर्जा? डोमेनियन स्टेटस। ये बात ध्यान रखिएगा। बात कब की हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? 1942 की हो रही है। और ये अभी भी क्या बात कर रहे हैं कि भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा हम देंगे। वो भी डोमेनियन स्टेटस कब दे रहे हैं? युद्ध के बाद दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि किसी घरेलू या बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा भारत। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, ऐसा कहा गया, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़े दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है। तो तीन बात ध्यान रखनी है। संविधान निर्मात्री सभा की बात की जा रही है, डोमेनियन स्टेटस की बात की जा रही है। और मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि रजवाड़े और प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन कोई प्रांत या कोई रजवाड़ा संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो वो वर्तमान संवैधानिक स्थिति में बनाए रहेगा, यानी वो विलिंगली चाहे तो बाहर रह सकता है। ऐसा इसमें बात की गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स मिशन में। 23 मार्च 1942 को ये आया था। बी आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में
राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? बीपीएससी की आप तैयारी करते हो तो बाबू जगजीवन राम, सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद, इनको अंतरिम जो बनी कमेटी मेरे प्यारे बच्चे, उससे क्वेश्चन आपको पद पूछता ही है कि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसमें इनके पास कौन से विभाग थे। 3 व्यक्तियों के नाम बताए हैं, उनमें से एक पूछ रहा है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद साहब को, क्योंकि ये बिहार से ही थे। जगजीवन राम भी बिहार से थे, है ना। राजगोपालाचारी का बिहार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन लगातार बनता ही है। अंतरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई 1946 में, विच डिपार्टमेंट डिड राजेंद्र प्रसाद होल्ड? फिनेंस, डिफेंस, होम, फूड एंड एग्रीकल्चर। वित्त, रक्षा, गृह, खाद्य एवं कृषि मेरे प्यारे बच्चे। कब की बात कर रहा है? 2 सितंबर 1946 में जो बनी थी, यानी पहली वाली की बात कर रहा है। वैसे तो ये व्यक्तियों का डिपार्टमेंट चेंज हुआ ही नहीं था, जो दोबारा बनी जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई थी तब भी इनके पास सेम ही डिपार्टमेंट था, है ना, राजेंद्र प्रसाद के पास। तो फूड एंड एग्रीकल्चर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिनेंस जो था मेरे प्यारे बच्चे, वित्त बाद वाली में जो है और पहले वाली में लियाकत अली खान जी के पास था, ये भी आप याद रखेंगे, लियाकत अली साहब के पास था। आईएनई इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये प्रतिनिधित्व करते थे, है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। होम अफेयर मेरे प्यारे बच्चे किसके पास था? पटेल साहब के पास था, गृह मंत्रालय। अब आपके से एक क्वेश्चन मेरा है, डिफेंस किसके पास था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी मैंने 3 चीजों के नाम आपको बताए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बाबू राजेंद्र प्रसाद, इनको बाबू की उपाधि दी गई है, बिहार में ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबू की उपाधि किसको दी गई है, तो राजेंद्र प्रसाद को, है ना। पटेल साहब को गृह मंत्रालय मैंने बता दिया। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे जो है राजगोपालाचारी की। राजगोपालाचारी यानी सी राजगोपालाचारी, ये बिहार में पूछ लेता है इनसे भी क्वेश्चन, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट इनके पास थे। तो शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे, इनके पास थे शिक्षा और स्वास्थ्य। अब एक बच गए जगजीवन राम मेरे प्यारे बच्चे, जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जगजीवन राम का आप डिपार्टमेंट याद रखेंगे, श्रम। क्या था? श्रम, यानी लेबर डिपार्टमेंट इनके पास था। और ये बाद में भी रहे हैं, जब मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर रही है उसके बाद भी ये थे और मुस्लिम लीग से पहले भी ये थे, तो दोनों ही सिचुएशन में इनका डिपार्टमेंट चेंज नहीं हुआ है, ये याद रखेंगे। एक और पूछ लिया जाता है विदेश मामले से, तो विदेश मामले जो है हमेशा नेहरू जी के बहुत शानदार रहे हैं, आप जो है व्हाट्सएप पे उसके नमूने भी देखते रहते हो, है ना। तो नेहरू जी के विदेशी संबंध बहुत शानदार रहे और नेहरू जी के पास ही था विदेशी मामला भी, है ना। तो विदेशी जो मामले से संबंधित जो पदभार था ये नेहरू जी के पास था। मैंने आपको कितने बता दिए हैं? पटेल साहब का गृह मंत्रालय बता दिया, राजगोपालाचारी का शिक्षा स्वास्थ्य बता दिया, इनके पास कला भी था, हालांकि कला कभी पूछा नहीं गया है तो मैंने छोड़ भी दिया था, बट ध्यान रखिए कला शिक्षा स्वास्थ्य राजगोपालाचारी के पास था। बाबूजी के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, जगजीवन राम साहब के पास श्रम था। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपसे अंतरिम गवर्नमेंट से नहीं बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाहौर अधिवेशन मेरे प्यारे बच्चे, है ना, क्योंकि यहां पर जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आ चुकी थी, 1929 में ये हो रहा है, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ रही है। उस नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह खारिज किया गया था लाहौर अधिवेशन में, है ना। तो ये ऐतिहासिक अधिवेशन है लाहौर का। यहां पूछ रहा है अध्यक्ष कौन था इसका, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लाहौर इन 1929 माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। जल्दी जल्दी आंसर करते रहा करो, क्या होगा इसका सही आंसर? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने बता दिया है इसकी इंपॉर्टेंस एक टर्म्स में कि मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई उसको पूरी तरह निरस्त किया गया। और आपको बताना है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लाहौर अधिवेशन में और एक महत्वपूर्ण काम हुआ था। लाहौर अधिवेशन और कराची अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आप बताएंगे लाहौर अधिवेशन में और क्या विशेष बात हुई थी? यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चे। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपकी इंगेजमेंट हमारे साथ बनी रहे और हमें भी पता चले कि आप जो है रुचि कितना ले रहे हो।
इसी के साथ 67वीं बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम शुरू करते हैं 66वीं बीपीएससी में हिस्ट्री से पूछे गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यानी 24 मेरी तरफ से होगा, लेकिन 66वीं बीपीएससी का पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं मेरे प्यारे बच्चे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन टाउन्स हैव ट्रेसेस ऑफ कल्टीवेटेड फील्ड्स बीन फाउंड? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। माय डियर फ्रेंड्स, नन ऑफ दी एबव को हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब नहीं आएगा बिहार में, तो काय को चर्चा करनी है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें अब गुजरना नहीं। अब जब आएगा ही नहीं तो काहे बात करनी, है ना। जिस पेड़ के फल नहीं खाने, वो क्यों हमें जो है पेड़ों को गिनना। बताइए जल्दी से फिर 24 का आंसर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? कहां से मिले हैं? कल्टीवेटेड फील्ड्स, है ना, यानी जुते हुए खेतों के साक्ष्य मेरे प्यारे बच्चे, निशान कालीबंगन से मिले हैं। कालीबंगन कहां पर है मेरे प्यारे बच्चे? तो कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पे? राजस्थान में। पहले इसको सरस्वती कहा जाता था, फिलहाल ये घग्गर के नाम से जानी जाती रिवर है। आप इसको भी याद रखेंगे, है ना। कालीबंगन किस नदी के किनारे पर है? और मेरे प्यारे बच्चे यहां से क्वेश्चन जो आप ध्यान रखेंगे, जो कालीबंगा शब्द है, कालीबंगा का मतलब होता है काली, है ना, कांच की चूड़ियां। काली चूड़ियां होती थी, काली माने काली और बंगा माने चूड़ियां। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही शब्द है, तो आप इसको हमेशा याद रखेंगे काली चूड़ियां के नाम से, है ना। तो अब आपको ये याद नहीं होगा, मतलब भूलेंगे नहीं, काली चूड़ियां, है ना। चूड़ियां याद रखेंगे, चूड़ियां जो हाथ में पहने जाती हैं, तेरे हाथों में काली काली चूड़ियां हैं, वही चूड़ियां हैं मेरे प्यारे बच्चे। कालीबंगा इसका मतलब है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर यह स्थित है, और यहीं से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इस पुरातत्व जो इसकी खोज किसने की थी मेरे प्यारे बच्चे? जो खोज 1953 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे, और इसकी खुदाई की थी बीबी लाल ने। ठीक है, आपको ये बात हमेशा इसके बारे में ध्यान रखनी है, कई नाम इसके साथ जुड़े रहते हैं, है ना, खुदाई और पुरातत्व वेदा से, तो वो कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। खुद कोई खोज कोई और करता है, खुदाई कोई और करता है, ऐसा कई बार होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। बीबी लाल भी उनमें से एक थे, वो यहाँ पे मेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिरत्न और थ्री जेम्स विच सच एज एग्जैक्ट नॉलेज, ट्रू फेथ एंड प्रिसाइज एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग माय डियर फ्रेंड्स? बताना है आपको, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। किन की बात कर रहा है? त्रिरत्न की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे। किसकी? त्रिरत्न की बात पूछ रहा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और ये त्रिरत्न जिसमें सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जैनिज्म से संबंधित है, यानी जैन धर्म से संबंधित है ना, जैनिज्म से। ओके, तो जैन धर्म में मेरे प्यारे बच्चे तीन मूल रत्न पाए जाते हैं, जिनको आप जानेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को ही मोक्ष का मार्ग बताया गया है। इसमें जो सम्यक दर्शन है, इसका अर्थ होता है सच्ची श्रद्धा। क्या होता है? सच्ची श्रद्धा से तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चे। और जो सम्यक ज्ञान है, ये सच्चे ज्ञान से तात्पर्य है कि सच्चा ज्ञान, है ना। और जो सम्यक चरित्र है, इसका मतलब है सच्चा चरित्र। ये तीनों ही त्रिरत्न है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, है ना? आपको सबको पता है? नहीं पता है? कमेंट करके बताइए। महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या है? कौन मेरा बच्चा सबसे पहले बताएगा? और ये तीन रत्न आप ध्यान रखेंगे, जैन धर्म से संबंधित। आंसर करते रहा करो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सब जो है आपको बिहार स्पेशल है, बिहार में पूछे गए क्वेश्चन है ना। महावीर स्वामी का जो है बताएंगे मुझे, एक तो उनको किस पशु से उनको डिनोट किया जाता है, शेर है, सर्प है, हाथी है, बैल है, और एक बताएंगे उनका जन्म स्थान कहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफी प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और इससे क्वेश्चन हर जगह आपको देखने मिलता है, बिहार में, यूपी में, अन्य स्टेट में, कि कौन सा ऐसा भारतीय दर्शन है जो परमाणु सिद्धांत की बात करता है मेरे प्यारे बच्चे? योग, न्याय, सांख्य या
वैशेषिक। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा भी लॉजिक लगाया। अगर कोई योग की बात कर रहा है तो वो जो है एटॉमिक थ्योरी क्यों ही देगा, वो तो कहेगा करने से होगा, करने से होगा, सांस भरिए सांस छोड़िए। तो योग मेरे प्यारे बच्चे पतंजलि से संबंधित है ना, पतंजलि से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, गुरु इसके जो है इन्होंने ये दर्शन दिया। जस्टिस, जस्टिस मेरे प्यारे बच्चे न्याय है, और न्याय मेरे प्यारे बच्चे किससे संबंधित है, तो गौतम जी से संबंधित है, गौतम। लेकिन ये गौतम अक्षपाद गौतम है ना, किसी और से रिलेट मत कर लीजिएगा, अक्षपाद गौतम। वहीं जो मेरे प्यारे बच्चे सांख्य है ना, नंबर्स, ये कपिल मुनि से संबंधित है, कपिल मुनि से। और जो कपिल मुनि जो है, मतलब जो सांख्य दर्शन है, ये कहा जाता है जैन धर्म से सीधा संबंधित है। किससे, जैन धर्म से रिलेटेड है आपका जो नंबर्स, यानी कपिल जो है सांख्य, इसको याद रखिएगा, इंग्लिश में नंबर्स कर दिया है, दर्शन है ये, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है मेरे प्यारे बच्चे विशेषिक, ये स्पेशल नहीं होगा, ये सारा ट्रांसलेशन जो है गड़बड़ है। वैशेषिक इज नॉट स्पेशल, वैशेषिक इज अ रिलीजन बेसिकली, और रिलीजन में भी एक टाइप है उसका, सब टाइप आप कह सकते हो। तो वैशेषिक ही है मेरे प्यारे बच्चे जो एटॉमिक थ्योरी देता है, जिसमें एटॉमिक सिद्धांत है। और इसके जो संस्थापक हैं या जिन्होंने ये दर्शन दिया, महर्षि कणाद मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। चारों ही मैंने आपको बता दिए हैं, और ये चारों से ही क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बनता है। योगा पतंजलि का है, और आपका न्याय अक्षपाद गौतम का है, सांख्य कपिल मुनि का है, और वैशेषिक मेरे प्यारे बच्चे महर्षि कणाद का है। और यही जो सिद्धांत है मेरे प्यारे बच्चे, ये अति सूक्ष्म कण और परमाणुओं के संगठन से भौतिक जगत की उत्पत्ति हुई है, ऐसा ये कहते हैं कि जो हम भौतिक तत्व हैं, मैं हूं, आप हैं, और ये भौतिक जगत है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो अति सूक्ष्म अणुओं से मिलकर हुई है, ये इस सिद्धांत का मतलब है। और ये प्राकृतिक वैज्ञानिक थे मेरे प्यारे बच्चे, जो दार्शनिक भी थे, और इन्होंने ये सिद्धांत दिया, महर्षि कणाद। तो यहाँ पे क्या सही आंसर हो जाता, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैंने सारी बातें इसके बारे में आपको बता दी। इन्होंने वैशेषिक स्कूल की स्थापना भी की थी, महर्षि कणाद ने। वैशेषिक मैंने बता दिया जो है भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस दर्शन पे काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? और इस क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, रावे पाकू अका अक मेरे प्यारे बच्चे, रावे पाकू अका अक मेरे प्यारे बच्चे, है ना, ये लगा दिया करो, है ना, और जीवन आपका आसान हो जाता है। तो ये बौद्ध संगीति है ऊपर, पहली कहां हुई, राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी कुंडलवन में। कहा किस किस के समय हुई है, तो आपका वे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो कुंडलवन कश्मीर है, और ये चौथी ही पूछ रहा है, तो कश्मीर की किसके समय होगी, कनिष्क के समय होगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की किसने, तो क्या है, कनिष्क है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकज कुमार, यानी कुमार पंकज की ट्रिक है, तो जीवन आपका आसान है। ऐसी ट्रिक मैं आपको पूरे वीडियो में देता रहता हूं, जीवन आपका आसान रहेगा। चारों ही बता दी है मैंने यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से, तो एक नहीं बताई है, अब चारों बता दी हैं। सी आंसर इसका तो हो गया। बाकी रावे पाकू अकाक याद रखिए, चारों हो जाएंगी। महासर्व मोग कामी याद रखेंगे तो उनके जो है आपको वो भी याद हो जाते हैं, अध्यक्ष कौन थे, जैसे मोगली पुत्तिस्व, सर्वकामी, है ना, महाकश्यप, ऐसे। तो महा सर्व मोक कामी, इसी तरह आप याद रखोगे तो चारों जो है अध्यक्ष भी क्रम में याद हो जाते हैं। और ये आपको हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, क्रैश कोर्स में ट्रिक भी बताई जाती है। हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये सब हेल्प कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, रक्त एवं लौह की नीति, विच दिल्ली जो है सुल्तान एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयन मेरे प्यारे बच्चे, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक, किसकी नीति है, रक्त और लौह की नीति मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो ये किसने अपनाई थी, सुल्तान जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद
बलबन मेरे प्यारे बच्चे, ये इनका नाम था। वो सेम नाम दोनों के होते हैं तो तुगलक पहुंच गया, हालांकि इसमें शायद अच्छा है तुगलक भी ऑप्शन है, तो बी यहां होगा। बलबन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका नाम था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बलबन, ठीक है। तो उसकी मृत्यु के बाद जो है, जब बलबन आया तो बलबन दिल्ली के सुल्तान पे बैठा महमूद की मृत्यु के बाद, और बलबन दिल्ली के सिंहासन पे बैठा। और जैसे ही ये बलबन बैठा, इसने मेरे प्यारे बच्चे जो है एक रक्त और लौह की नीति अपनाई, है ना। और इसने जो है चरण चूमने की, और सिजदा और पैबोस जिसको कहते थे वो इसने शुरू किया, और काफी सारी चीजें जो है बलबन ने शुरू की। तो ध्यान रखेंगे ये महत्वपूर्ण बात, बलबन दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे जब बैठा, और ये गुलाम वंश का शासक था बलबन, ये भी आपको पता होगा किस वंश से था, गुलाम वंश से संबंधित था। और इसने लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन किया, और अपनी ताकत के माध्यम से मेवातियों को भी कुचल डाला। ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि मेवातियों को किस जो है सल्तनत कालीन शासक ने कुचला, तो बलबन इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। ये मैंने बताई दिया, सिजदा और पैबोस की प्रथा भी बलबन ने ही शुरू की थी। ये भी आप मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे तो जीवन आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बीपीएससी, और मैं इसको कहता हूं आउट क्वेश्चन, क्योंकि आप बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन देखोगे उसमें इससे चोला डायनेस्टी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, विजयनगर साम्राज्य से भी, हरिहर बुक्का से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए चोला डायनेस्टी फेमस थी। चोल साम्राज्य ये सबको पता होता है, इसको शायद ही कोई बच्चा गलत करता होगा मेरे प्यारे बच्चे। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं में एक था स्थानीय स्वशासन, है ना। और यहाँ पर जो ग्राम है, जो गांव है, वो स्वशासन की इकाई हुआ करते थे। ग्राम ग्राम जो है पूर्ण इकाई थे, और ग्राम का प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। जब ग्राम जुड़ जाते थे, कई ग्राम मिलते थे, तो ग्रामों के एक ग्रुप को कुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुर्रम, है ना। और चोल शासक मेरे प्यारे बच्चे, इन चोल शासकों के जब अभिलेख आप देखोगे तो इन अभिलेखों में इस प्रकार की व्यवस्था पर जो है विस्तृत प्रकाश डाला गया है, उनके बारे में चर्चा की गई है स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो इसलिए यहां से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पड़चिनकारी जिसको पित्रादुरा शैली भी कहते हैं, तो पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? मिडवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पित्रादुरा शैली मेरे प्यारे बच्चे क्या होती थी? ये दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 30 का मेहराब आप लोगों ने जानते हो क्या होता है? जैसे आप लाल किला देखा होगा, तो लाल किले पे आपको इस तरीके की संरचना जो है दिखाई देगी, ये मेहराब कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहलाती है? मेहराब। तो यहां पूछ रहा है क्या ये मेहराब है जो पित्रादुरा शैली है ना। तो ये जो आपको आकृति दिखाई देती है ये मेहराब होती है, हालांकि पित्रादुरा मेहराब नहीं है। पित्रादुरा में मेरे प्यारे बच्चे जो है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यानी कार्विंग ऑफ फ्लावर बाय प्लेसिंग सेमी प्रीशियस स्टोन इन द वॉल्स। और आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो इस्लाम है, इस्लाम में व्यक्तियों के चेहरे बनाना और आकृति बनाना वर्जित है। तो इसलिए यहां पर आप जो पित्रादुरा शैली देखोगे उसमें ये आपको एक विशेषता नजर आएगी मेरे प्यारे बच्चे, कि पड़चिनकारी या पित्रादुरा शैली में फूलों की नक्काशी मिलेगी, पत्तियां आपको दिखाई देंगी, और उसके साथ स्टोन्स दिखाई देंगे, लेकिन कहीं भी आपको किसी मानव आकृति के तत्व नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि वो इस्लाम में वर्जित है, उसका अनुमति नहीं है। तो पित्रादुरा जीवन भर ध्यान रखना है। अब इसमें सिर्फ आपको मध्यकालीन स्थापत्य शैली है, पत्थर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर मिलेंगे, रत्नों को जोड़ा जाता था, और अर्धकीमती और कठोर पत्थरों का उपयोग करके एक कलाकृति बनाने का प्रयास इसमें किया गया। महान शिल्प है ये, जिसमें फूल पत्तियों का प्रयोग भी किया जाता था। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, और आप सिर्फ बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और ऐसे ही वीडियोस देख पाएं। क्रैक नाउ के परिवार को बढ़ाने में सहयोग करिए।
पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, तब तक हमें दीजिए जो है अलविदा कहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।